नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हुए हैं हिंदी और उर्दू के हिंदी और उर्दू में समान रूप से अपनी लेखनी चलाने वाले उपेंद्र नाथ अस्त जी की स्मृति में एक व्याख्यान को लेकर के। उपेंद्र नाथ अस्त जी एक जगह पर लिखते हैं कि एक बार हाथ से गवाकर ही आदमी किसी चीज की कदर करना सीखता है। तो उपेंद्र नाथ अस्त एक ऐसे कथाकार के रूप में जाने जाते हैं जो समान रूप से उर्दू में भी लिख रहे थे। जब वह शुरुआती दौर में उर्दू में तुकबंदी कर रहे थे, पंजाबी में लिख रहे थे, उसके बाद जब वो हिंदी में लिखना शुरू किए, तो उनकी पहली कहानी संग्रह की भूमिका प्रेमचंद ने लिखा था। इससे ही हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महान रचनाकार, एक महान कथाकार के जो गुण होते हैं वो शुरुआती दौर से ही हमें महसूस हो जाता है। उपेंद्र नाथ अस्त ने हिंदी की लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है और आज उनकी स्मृति में हम स्मृति व्याख्यान को लेकर के उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ आज उनकी स्मृति व्याख्यान में हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार नासिरा शर्मा जी जुड़ी हैं। साथ में दिल्ली से ही साहित्यकार हैं भूमिका द्विवेदी अक्ष जी, वो जुड़ी हैं और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विचारक सुधीर सिंह जी जो इलाहाबाद से हैं, वो हमारे बीच जुड़े हैं। तो अब स्मृति व्याख्यान में आज हम उनकी स्मृतियों को साझा करेंगे और किस तरह से उनकी स्मृति जो है आज भी हमारे सामने प्रासंगिक है और किस तरीके से उनकी रचनाएं प्रासंगिक है, किस तरीके से आज भी अश्क जी हम हिंदी के सुधी पाठकों में विराजमान है और हम उन्हें आज भी उसी चाव से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से वे उतने ही चाव से लिख रहे थे। तो कुल मिलाकर के अब हम स्मृति व्याख्यान शुरू करते हैं और मैम शुरू किया जाए। आप में से भूमिका मैम आप शुरू करें। आवाज आपकी नहीं आ रही, कहाँ से किसको पहले बोलना है? भूमिका मैम आप ही को बोलना है मैम। जी अच्छा। नासिरा मैम सबसे पहले आप आप सबको सुनने वालों को प्यार और आदर। और आज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं अश्क जी को याद करूं और जो पहला सीन नजरों में घूम रहा है उन्हें याद करते हुए, वो है उनके घर में उनसे मुलाकात करने के लिए जब मैं रिक्शे पे बैठी तो खुसरू बाग तो हम लोग पिकनिक के लिए जाते ही थे। उसके दरख्त, उसकी बिल्डिंग और वहां से अमरूद का खरीदना, पौधों का खरीदना, लेकिन कभी भी हम लोगों ने वो नजर नहीं आया था कि खुसरू बाग के जो पीछे की दीवार है वो कितनी लंबी चौड़ी है। अब रिक्शा चले जा रहा है और उसमें बैठे हुए हैं और वो रास्ता बहुत सन्नाटा था उन दिनों। अब तो बाद में जब मैं गई थी तो वहां पे बहुत लोगों ने झुग्गी डाल रखी थी और रहना शुरू कर दिया था, दीवार की तरफ नहीं, उसके अपोजिट। तो वो बहुत दिलचस्प सफर था और मानी बात है जाड़े की धूप थी और जब मैं वहां पहुंची तो बड़ा सा लॉन था और लॉन के ही मिला हुआ ऊंचाई के ऊपर उनका स्टडी रूम था जिसपे वो बैठे थे और वो पूरा किताबों से घिरा हुआ था और हम लोगों का सिलसिला बातों का शुरू हुआ। दरअसल उनसे जो जाने का प्रोग्राम बना था उनके घर, वो एक विशेषांक निकला था, महाविशेषांक कहानियों पे। तो उस पे जितनी भी महिला लेखिकाएं थी उस पे उन्होंने छोटा सा लेख लिखा था, सबकी अपनी अपनी खूबियां गिनाते हुए। तो उसमें जिक्र मेरा भी था
जिक्र मेरा भी था, तो इसलिए मुझे बाद में जिस तरह की टेलीफोन पे बात शुरू हुई और फिर कृष्णा दी जो थी, वो जिस ग्रुप में हम बैठते थे उसमें अश्क जी का नाम बार बार लिया जाता था, तो लगता था कि इस बार इलाहाबाद जाऊंगी तो जरूर मिलूंगी। और देखिए, पुराने जो लिखने वाले थे उन्होंने प्यार बहुत दिया अपने नए लिखने वालों को और परिवार के मेंबर की तरह उनसे बर्ताव किया। और मेरी पहली मुलाकात में ना तो मैं खौफजदा थी उनसे और ना बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ थी, जो आजकल के इस बाज लेखक हो जाते हैं बहुत जल्दी कि तस्वीर खिंचवा लें मैम या कुछ और कर लें, सेल्फी का जमाना भी नहीं था और हम लोग की हिम्मत भी नहीं थी कि हम लोग इस तरह की फरमाइश करते कि तस्वीर हो। तो बहुत सारी यादें हैं जो आज शेयर हो सकती थी, जबानी नहीं बल्कि तस्वीरों के जरिए, वो हम लोगों के नसीब में नहीं था। उस वक्त अश्क जी ने अपनी राइटिंग के बारे में बहुत कुछ बताया और उस वक्त वो गिरती दीवारें जो हैं उसके ऊपर काम कर रहे थे और कह रहे थे बहुत जल्द मुझे जाना होगा, जिसे कहते हैं पंजाब। तो थोड़ा सा लौटूंगी फिर पूरी मुलाकात होगी। तो लॉन तो बहुत हरा भरा था और बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, धूप में पूरा माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। इत्तेफाक देखिए कि जब इनको पंजाब जाना था तो ये बीमार पड़ गए। दिल्ली में आके, दिल्ली में थोड़े दिनों के लिए आए थे या क्या था, पूरा प्रोग्राम तो मुझे नहीं पता था। तो कृष्णा दी का फोन आया कि नासर मैं किसी उसमें बिजी हूँ, तुम जरा देख लो कि वो कैसे हैं, क्या हैं और अकेले हैं। बहरहाल मैं गई और फिर उसके बाद जो उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई मुझे और कुछ मेरी कहानियां कह रहे थे कि लेके आना और मुझे सुनाना। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आज कितने राइटर्स हैं कि वो ये कहते हैं कि आप पढ़ लीजिए मेरी कहानी और इसके ऊपर राय दीजिए, क्योंकि हर राइटर की हसरत रहती कि उसको बड़ा कोई पढ़े। लेकिन अगर बड़ा कोई कहता है कि तुम अपनी कहानियां लेते ही आना और मैं उसको सुनना चाहूंगा। उनके बहुत सारे खत मेरे पास हैं और कई कई पेज के हैं। अक्सर वो रेड इंक से लिखा करते थे और सबसे ज्यादा जो उन्होंने बातचीत की है मेरी कहानी पे वो थी संसार। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने एक छोटा लेख तो हम सब पे लिखा था, लेकिन कहा था कि मैं तुम्हारी और चीजें पढ़ रहा हूँ और एक बहुत बड़ा लेख तुम्हारे ऊपर लिखूंगा। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, मैं तुमसे पहले सत्येंद्र कुमार के ऊपर लिखूंगा, मुझे कुछ जवाब देना है। तो बहरहाल उन्होंने सत्येंद्र कुमार के ऊपर लिखा। सत्येंद्र कुमार हमारे ही जमाने, हम लोग एक ही जमाने के थे और उनका कलम बहुत उम्दा था। जहाज कहानी बहुत ही जबरदस्त उनकी कहानी थी, जिसके ऊपर अक्सर कहा करते थे श्रीपत जी कि समझ में नहीं आता ये इतनी खूबसूरत कहानी ये कैसे लिख पाया। तो सत्येंद्र जी के बहाने जो है वो और भी लिटरेचर पे उनसे गुफ्तगू होती रही और उन्होंने कई बातें बड़ी दिलचस्प बताई कि उनका कहानी संग्रह का नाम था बैगन के पौधे। बोले वो बहुत ज्यादा बिकी, बहुत ज्यादा बिकी। तो ये हुआ कि क्या हो गया है कि मेरी किताब इतनी संख्या में कभी बिकी नहीं। तो पता चला कि सारी खरीदारी कृषि में हुई है, क्योंकि सब लोग कह रहे थे, सोच रहे थे कि ये बैगन का पौधा लगाने की तरकीबें बताई गई हैं, खेती। तो ये सब दिलचस्प बातें भी होती थी। उन्होंने एक बात कही थी कि लोगों को ये था कि हम लोग पुरानी कहानियां लिखते हैं, नई नहीं लिखते हैं। तो मैंने इधर बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी हैं
जो बहुत आगे की कहानियां हैं, और उसमें भी मैंने नए लेखकों को पीछे कर दिया है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अपने कहानी संग्रह भेजे, और उस वक्त मैंने अश्क जी को बहुत पढ़ा था, बहुत पढ़ा। और उसमें जो शब्द आते थे वो हम लोगों के यहाँ आम बोलचाल थे, जैसे फरद जो लिहाफ के नीचे लगाई जाती है, और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें थी जो मेरे ख्याल से उसको पढ़ने में ये एहसास होता था कि आप अपने घर के लोगों के बीच में ही बातचीत कर रहे हैं। तीसरी बात जो थी वो भाषा के ऊपर बहुत राय देते थे कि किस तरह की भाषा लिखो, वो तुम्हारी भाषा है, लेकिन कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे बड़ी टकराहट हो जाती है। क्योंकि जो भाषा जैसे इतने साला वो बच्चा था, तो वो हिंदी में आके उसका मतलब दूसरा रिश्ता बन जाता है, और तो वहाँ वर्ष का इस्तेमाल करो। तो इस तरह की जो राय थी उनकी लगातार चलती रहती थी, और मानी बात है वो हमारे बीच से जरा जल्दी ही चले गए। मेरे ख्याल से उनको बहुत जरूरत थी कि कुछ दिन और भी रहते। एक मरतबा मैंने उनसे कुछ जिक्र किया था श्रीपत जी का, क्योंकि मेरा उठना बैठना श्रीपत जी के साथ भी बहुत था। तो उन्होंने श्रीपत जी के बारे में कुछ ऐसी बात कही कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो जब श्रीपत जी से मैंने जिक्र किया कि ऐसा क्या है, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि प्रेमचंद जी ने ही कहा उनसे कि आप उर्दू को छोड़ के हिंदी में आइए, और उसकी भूमिका भी लिखी, और आपसे भी बड़े ताल्लुकात रहे। तो उन्होंने एक जुमला कहा था जो वो बहुत सोचने वाला था, कि अश्क पे मेरे एहसान बहुत हैं, और वो मेरी बुराइयां करके उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए वैचारिक धरातल पर बहुत सोचने का मुद्दा था, मनोवैज्ञानिक। उसमें मैंने कोई निगेटिव चीज नहीं देखी, बल्कि एक दिमागी समझ देखी, और एक ऐसी चीज देखी कि हर आदमी एहसान मुक्त तो होता ही है, वो एहसान को ढोना नहीं चाहता है। उसका बदला जरूर एहसान से किसी और को दे सकता है, अगर उस इंसान को ना दे, लेकिन उसको ढोना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी चीजें थी अश्क जी के साथ। अश्क जी की अपनी पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त थी, लंबा कद था, और भूमिका उनके विरासत में उस तरह की टोपी लगाती हैं जो लगाते थे सर के ऊपर, और बहुत ही उनके नैन नक्श जो थे बड़े तीखे थे, जिस तरह की उनके तीखे जुमले भी होते थे, लेकिन जुमलों के पीछे वो बहुत ज्यादा उनमें प्यार था, बहुत खुलूस था। क्योंकि एक मरतबा मैं अनीता राकेश मेरे साथ गई थी अश्क जी से मिलने, इलाहाबाद देखना चाहती थी, तो मुझे इलाहाबाद जाना था, तो उन्होंने कहा मैं भी चलती हूँ। तो जिस तरह से अनीता का स्वागत हुआ, और उनको खाने पे रोका गया, और जो बातचीत हुई, तो उसमें वो हिस्सा भी खुल के आया जो उनके घर का था, और खाने की मेज के ऊपर था, और ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर करने वाली थी और सोचने वाली थी। इन बड़े लोगों की पर्सनैलिटी में जो बातें थी और जो असर था, वो सोचने पे बहुत मजबूर करता था हम लोगों को कि वो जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो अभी तो मैं इतना ही कहूँगी, बात आगे बढ़ेगी तो और कुछ शेयर करूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा-सा मेरा गला गड़बड़ चल रहा है, 5-6 दिन के बहुत ही गहरे ज़ुकाम की वजह से। तो मैं थोड़ा-सा जिसे कहते हैं राहत दूँगी उस गले को। जी मैम।
मैं चाहता हूँ कि भूमिका जी आगे जो है इस स्मृति व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। तो मेरी आवाज सबको मिल रही है? जी। सबसे पहले आवाज आपकी बहुत धीमी आ रही है, दरअसल थोड़ा सुनने में परेशानी हो रही है। अब आ रही है आवाज हमारी? जी जी तुम्हारी जी तो आ रही है, पीयूष की अच्छा धीमी पड़ जाती है। अच्छा, जी पीयूष की। ओके ओके। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार कहती हूँ। अभिवादन स्वीकार करें। नासिरा मैम, आपकी इतनी तबीयत खराब है, इसके बावजूद आपने पिताजी को याद करने के लिए आना कबूला। मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले आपको आपकी गले को खूब सारी राहत मिले और आप बार बार हम लोगों से मिलती रहें। और सुधीर जी, आपको भी बहुत अभिवादन। इतना दूर बांदा में आप कहीं पोस्टेड हैं और इलाहाबाद आए हैं, इसीलिए ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आपका आना जाना इतना ज्यादा रहा है पिताजी से, इसलिए आप हमें लगा कि आपको जरूर आना चाहिए, सबको अपनी स्मृतियां शेयर करनी चाहिए। और अगर पिताजी की बात मैं करूं, और पीयूष को भी एक बार थैंक्स मुझे कहना चाहिए कि वो याद कर रहे हैं अपने मंच से, और उस बात को वो आगे बढ़ा रहे हैं कि जो पिताजी की रखी हुई नींव है, जो पिताजी के रखे हुए विचार हैं, वो उसे आगे बढ़ा रहे हैं कि वो युवाओं के माध्यम से आज सबकी दुनिया में, सबके दिलों में, सबके जहन में ताजा हो रहे हैं। तो पीयूष कहीं ना कहीं उनके सच्चे समर्थकों में है, मैं ऐसा मानती हूँ। भले ही उम्र में बहुत कम है, देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर वाली बिहारी जी की उक्ति को वो सार्थक कर रहे हैं। तो बहुत आपको भी मैं अभिवादन कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। पिताजी की बात, आज पिताजी को गए 2.5 दशक से ज्यादा ही हो गए हैं, 1-2 साल। और पिताजी की अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने 111वीं जयंती में एक आयोजन रखा था। उस वक्त भी बहुत पुराने बहुत उनके, जिन लोगों ने उनकी रिकॉर्डिंग कभी की थी रेडियो स्टेशन में, या वो कहीं ना कहीं एक ही मुलाकात भी हुई है, तो भी वो उन्हें इतनी तल्लीनता, इतनी आत्मीयता, इतने झुकाव, इतने लगाव से याद कर रहे हैं कि ऐसा मालूम होता है कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का कृतित्व कितना बड़ा है। और अगर मैं एक परिवारी सदस्य के रूप में बात करूं, तो मैं छोटे-छोटे 2-3 किस्से उनके सुनाना चाहूंगी, जो आज के दिन मुझे लगता है सबको सुनना भी चाहिए। एक उनका फिजिकल स्ट्रेंथ पर और एक उनकी इमोशनल बातों पर, उनकी भावनात्मक बातों पर, कि वो कितना सुंदर साइकोलॉजी पकड़ते थे। इस पर मैं एक छोटी सी किस्सा सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, जुर्रत कर रही हूँ। सब बड़े इतनी सीनियर वरिष्ठ मैम बैठी हैं, उनके सामने ये हिमाकत मैं करने जा रही हूँ। और टोपी की बात मैं बता दूं कि मैं पहले से ही पहनती थी, लेकिन हम परिवार में अश्क जी की टोपी वालों के घर आ गए हैं और ना पहने छोड़ दें तो ये नहीं है। क्योंकि पहले भी हॉस्टल में आई थी तो मुझे पसंद थी, तो मैं पहना करती थी, जाड़ों में जरूर पहनती हूँ। पिताजी का एक किस्सा जो मुझे सबसे पहले नीलाभ जी ने बताया था कि नीलाभ जी कवि कैसे बने। नीलाभ जी का सबसे बड़ा मर्तबा एज ट्रांसलेशन, एज अ ट्रांसलेटर, एज अ ट्रांसक्रिप्शन होता है। हालांकि उन्होंने बहुत अलग अलग फील्ड में बहुत गंभीर काम किए हुए हैं, जैसे लाइट एंड साउंड शो उनका शानदार है, जो मुझे निहायत ही पसंद है निजी तौर पर। जैसे उनकी गद्य भी बहुत शानदार है नीलाभ जी का। लेकिन वो कवि कैसे बने, जब इस पर बात होती है तो मुझे पिताजी वाला वो किस्सा याद आता है, क्योंकि ये बात मुझे नीलाभ जी ने स्वयं ही बताई कि मैंने पूछा क्यों कवि ही कहलाना आप पसंद करते हैं। तो पहले मैं ये किस्सा सुनाती हूँ नीलाभ जी का, फिर मैं पिताजी पर आती हूँ। ये पिता पुत्र एक दूसरे से बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह जुड़े हैं मेरे जीवन में। इसलिए एक बार हम लोग नीलाभ प्रकाशन के दफ्तर पर बैठे हुए थे। ये बात है जुलाई 2016 की, जुलाई 2013 की। शादी हुई है, अगले माह ही हमारा इलाहाबाद जाना हुआ था।
क्योंकि जून 2014 में 13 में सॉरी विवाह हुआ था। अब उन्होंने इलाहाबाद में सबको बुलाया और बैठे हुए थे बड़े प्रेम से। तो उनका एक मित्र था वहां पर, मुझे याद आता है वो इतिहास के प्रोफेसर हैं, मेरे ख्याल से मिस्टर ललित जोशी शायद नाम है उनका। अभी भी वो पढ़ा ही रहे होंगे, बड़े दिनों से बातचीत नहीं हुई है। नीलाभ जी की बात से ही मैंने कभी उनसे बातचीत नहीं, कोई राबिता रहा नहीं। लेकिन वो वहां बैठे हुए थे और कह रहे थे कि मैं नीला प्रकाशन के ऊपर एक छज्जा बना हुआ था, जो दफ्तर जानते हैं, जो दफ्तर में जिनका आना जाना रहा है उन्होंने देखा होगा कि एक छोटी सी बैठक ऊपर भी थी। 4 सीढ़ियां इन्होंने उस दफ्तर के अंदर भी बनाई हुई थी। यहाँ प्राय नीलाभ अकेले बैठा करते थे। किताबें खरीदने वाले, उनके चाहने वाले आकर नीचे से कई बार चले जाया करते थे, लेकिन अब जब उन्हें पुकारा जाए या उनसे किसी को विशेष मिलना हो तब वो 4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के उनके पास पहुंचता था। ये नीलाभ जी का एक निजी कोना था, सबसे सही है, ये इनका एक निजी दायरा था। मैं उस दायरे में बैठी थी उस रोज और नीलाभ जी नीचे बैठे थे सार्वजनिक बैठक में, जहां मिस्टर जोशी के साथ वो बातें कर रहे थे। तो उन्होंने बताया भाई बहुत सभी उस दिन बहुत सारे लोग आए, फूल और मिठाइयां और ये सब लेकर कि भाई आपने विवाह कर लिया है, आपको बड़ी मुबारकबादें। एक सामान्य सी औपचारिकताएं निभाई जा रही थी। तो कुछ बातें मुझ तक पहुंच रही थी, कुछ नहीं पहुंच रही थी। लेकिन जो मुझसे रिलेटेड बात थी उसमें मेरे कान थोड़े से रुक जाते थे कि ये मेरी ही बातें हो रही हैं। बहुत स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है। तो क्या हुआ कि किसी ने उन्होंने पूछा, अच्छा कहाँ से हैं, क्या जिन जज साहब का हमने देवी जी का नाम सुना है क्या उन्हीं के घर की हैं? तो बताया कि हाँ, नीलाभ जी ने बताया हाँ हाँ जज साहब की नवासी है, ग्रोवर जी जानते हैं? ग्रोवर जी ने मुझे बताया, मैं जानता नहीं हूँ, ग्रोवर जी मतलब दिनेश ग्रोवर जी। उस समय उनको ग्रोवर जी भी थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि इनके जो फादर हैं उनका क्या नाम है? जोशी जी ने कहा। तो नीलाभ ने मुझे आवाज दी, यानी कहा भूमिका जरा फादर का नाम बताना। अभी जोशी जी को नीलाभ बता चुके थे कि मेरे ख्याल से यही नाम है पिताजी का, उनके अब्बा हुजूर का ये नाम है। तो उन्होंने कहा ये नाम है। जोशी जी कुर्सी पर यूं आराम से बैठे थे और यूं झूल रहे थे आराम से बहुत। लेकिन जब नाम सुना तो वो रुक गए, उनका वो जो झूलना था वो स्थिर हो गया। क्या ये उन्हीं के घर की है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कंफर्म करने के लिए नीलाभ ने कहा भूमिका पिताजी का नाम यही है ना? तो मैंने ऊपर से कहा कि अरे भाई वो केवल मेरे पिताजी नहीं है, वो तुम्हारे भी ससुर साहब हैं, आपको अपने ससुर जी का नाम कंफर्म होना चाहिए, जो आपने कहा है वही है। तो बोले कि अच्छा यही नाम है। फिर नाम दोबारा पुकारा गया। फिर जोशी जी ने कहा, और तब उन्होंने ऐसे कहा, कहते हैं कि जहां तक नवासी की बात है वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है नीलाभ जी से वो प्रेम से अपना दोस्ताना बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे बड़े खूंखार घर से लड़की ले आए हो, बड़ा हाथ मारा है तुमने, तुमको पता है वो कितना बड़ा नेता है, तो जिसकी तुम बेटी ले आए हो वो कौन है, ये है वो है। अरे मतलब इतना उसको बता दिया, जबकि पापा की ऐसी भी छवि नहीं थी। हाँ वो पॉलिटिक्स में थे और ग्रैंडफादर से सब जानते हैं ज्यादा, दोनों की अलग अलग दुनिया है। ग्रैंडफादर संस्कृत डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, जो कि मुझे ग्रोवर जी अभी बता चुके थे 2 दिन पहले ही। तो भारती का दफ्तर और नीलाभ प्रकाशन का दफ्तर अगल ही बगल है, जानने वाले जानते हैं, जो नहीं जान रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ। तो ग्रोवर जी वहां बैठे हैं, वो तो सबको बता ही चुके हैं कि भाई प्रोफेसर साहब की नवासी है ये। तो कह रहे हैं ग्रैंडफादर तो ठीक है, लेकिन तुम जो लड़की हो अब तुम समझ लेना नीलाभ जी, नीलाभ तुम समझ कर रहना, बड़े भारी रंगबाजों के घर से आई हुई लड़की है ये। अब ये कहा, अब नीलाभ ने, और उसमें बोलते हैं अभी तक तो भाई मेरे सीवी में लिखा जाता था कवि हूँ, अनुवादक हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, ट्रांसलेटर हूँ, नॉवेलिस्ट हूँ, ये हूँ, फलाना ढिमाका दुनिया भर का है। अब ये भी जुड़ जाएगा कि भाई गैंगस्टर के घर का दामाद हूँ। मुझे इस बात पर बड़ी जोर से हंसी आई। तो जब ये चले गए जोशी जी, तब मैं ऊपर से नीचे उतर कर आई और मैं नीलाभ जी से पूछ रही थी कि जब भी परिचय दिया जाता है, क्योंकि उस रोज कई इंटरव्यूज भी हुए थे, कुछ पत्रकार भी आए थे, संजय बनौधा जी एक अच्छे पत्रकार हैं, पता नहीं उजाला में है कि किस वाले में है,
मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में है शायद, जहाँ भी हूँ। मैं ऐसा पत्रकार जानती हूँ, किस न्यूज़पेपर में है नहीं जानती। तो वो भी आए थे, तो कई सारे उस दिन साक्षात्कार हम दोनों के भी हो रहे थे, इनके अकेले भी हो रहे थे, क्योंकि हम लोग बड़े दिनों बाद इलाहाबाद गए थे और एक ऐसा खुशगवार मौका भी था। तो जब वो सब लोग चले गए, जब हम दोनों ताला बंद करने का टाइम आया, सामान समेट कर कि चलो अब हम लोग जहाँ रुके हैं वहां पे चलते हैं, दफ्तर से हम बाहर चलते हैं, और सफाई करने वाला भी और कॉफी जो पहुंचाता है, कॉफी हाउस का जो वेटर है, जो ये सारे बर्तन ले जाने का जो वक्त आया, तो मैं उस ताले को बंद करते करते आपको कवि कहलाना क्यों पसंद है? जब भी कभी भी आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो आप खुद कहते हैं कि मैं कवि हूँ, और आज ये चीज है, उनके साथ जो चीज जुड़ी है, कवि नीलाभ ही कहीं हाथ से लिखा देखूं तो सबसे पहले देखती हूँ ऐसा क्यों है। तो मुझे इसके पीछे मेरे पिताजी की बात है, तो वो किस्सा मैं पिताजी का बताने की ये भूमिका मैंने बनाई है, और मैं पिताजी वाला किस्सा बता रही हूँ। एक बार की बात है, जब नीरज जी बहुत युवा थे, मेरे ख्याल से उनकी उम्र उस समय रही होगी 16 से 19 के बीच। यही 2-4 साल में उन्होंने अपनी पहली कविताओं की सीरीज लिखी थी, जो बड़ी रोमानी कविताएं हुआ करती थी। और ये वो दौर है 15 से 19 तक में, जब चाहे वो लड़के हों और वो चाहे लड़कियां हों, उनके जो पर है वो निकलना शुरू हो रहे होते हैं। ठीक है, ये मैं नीरज जी की जबान बोल रही हूँ। तो नीरज ने कहा मेरे पर निकल रहे थे, और बड़े प्रेम भरी कविताएं मैंने कुछ उस दौरान लिखी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इसे किसको दिखा के करेक्शन करवाऊं, क्योंकि मैंने तो लिखी है और सीधे मैं पब्लिकेशन में भेजूं, उसके पहले एक बार इस्लाह करना जिसे कहते हैं, किसी चीज में हो जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। जब मेरे अब्बा हुजूर जो है, जो हमारे पिताजी हैं, जब वो कहानियां शुरुआत में लिखते थे तो प्रेमचंद जी को दिखाया करते थे, सुदर्शन जी को दिखाया करते थे, जो लोग इन्हें हिंदी में लाए थे, जैसा कि अभी मैम ने बताया। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कोई इस्लाह एक बार करके इन्हें दुरुस्त कर दे, कोई खामी हो तो वो मुझे बता दे, मैं खुद ठीक करना चाहूंगा। ये 15, 16, 17, 18 साल की उनकी उम्र की बातें हैं। तो मैं सोचा था मैं अपने पिताजी को दिखाऊं कि ना दिखाऊं, पिताजी कहेंगे तुमने क्या क्या लिखा है, थोड़ी मुझे शर्म भी आ रही थी। लेकिन शायद कहीं से ये खबर अश्क साहब को पहुंच गई थी। अश्क साहब ने सोचा कि इस एक बात को किस तरह से मैं अपने बेटे को बताऊं और उसकी कविताएं देखूं, जिससे हम दोनों के बीच में जो लिहाज और शर्म है ये हट जाए, हम दोस्ताना तरीके से बात करें। अब उन्होंने इनको बुलाया, नीलाज जी को, ये पूरा नीलाज जी का बताया हुआ है। तो नीलाज जी को अपनी स्टडी में, जहां मैम ने बताया कि उनकी एक बहुत सुंदर गार्डन में स्टडी हुआ करती थी, गार्डन से बस 4 सीढ़ी अंदर जाओ, यूं घूम के है, वहां पर अपने स्टडी में वो बैठे हैं, यहाँ सामने मेज पे सामने उन्होंने बुलाया नीलाज जी को, और वो लड़का जो है आया। हाँ हाँ पापा जी बताइए। वो स्मार्ट लड़का आके बैठा और वो बोलते थे पापा जी, और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो मुझसे भी यही कह रहे थे पापा जी। तो मैं कहती थी अरे इतने बड़े बुजुर्ग आप हो गए हैं, अभी भी बच्चों की तरह पापा जी कहते हैं, पिताजी कहा कीजिए, अश्क साहब कहा कीजिए, पापा जी अच्छा नहीं लगता, जब कहते होंगे तब कहते होंगे। तो वो पंजाबी रवायत का ही एक लहजा है कि वो बोलते हैं पापा जी। तो बोले पापा जी ने मुझे बुलाया और बैठाया सामने, कहते हैं भाई मैंने सुना है कि तुम कुछ बड़े हो गए हो, बड़ी अच्छी बात है, लड़का बड़ा हो, इससे फख्र की बात, एक बाप के लिए इससे बड़ी फख्र की और क्या बात हो सकती है। फिर उन्होंने अपनी जेब से वो ओवरकोट भी पहना करते थे और गाउन अक्सर वो घर में पहना करते थे, उसकी बड़ी सी पॉकेट से उन्होंने एक सिगरेट का डिब्बा निकाला और सामने रख दिया, और एक माचिस रख दी, दिया सलाई कहते हैं ये लोग, और उन्होंने कहा हमने सुना है कि आप नोश फरमाते हैं, कहीं से खबर मिली है हमें। अरे बाप के, जब लड़का बड़ा हो रहा है तो वो बाप के साथ पिएगा, दोस्ताना बात होनी चाहिए, अकेले अकेले छुप के क्यों पियोगे।
अब इसके पीछे देखिए अश्क जी की जो इतनी प्यारी साइकोलॉजी एक बेटे के लिए काम कर रही है, जो मुराद मुझे बहुत प्रभावित करती है, जो मैं आज शेयर कर रही हूँ बात, कि लड़का कहीं बिगड़े ना, गलत लोगों की सोहबत में ना जाए, सिगरेट ही पी रहा है और उसकी सिगरेट भी किस तरह से छुड़ा दी जाए। तो ये उन्होंने एक तरीका अख्तियार किया, कहा सामने रख दिया, नहीं नहीं तुम पियो, अब तुम बड़े हो गए हो, माशाअल्लाह, सुन रहे हैं तुम्हारी लेखनी भी मुखर हो चली है, तुम सामने पियो। अरे बाप से क्या शर्माना, बाप और बेटे दोस्त हो जाते हैं जब लड़का सिगरेट पीने के जमाने में आ जाता है। अब जो है आप बता रहे हैं, मेरी आंखें ऐसे जो नीचे झुकी हैं, ऐसी एकदम कह रहा है कि मैंने अपने जो घर में स्लीपर पहनी रखी थी उससे मेरी आंख ऊपर उठी ही नहीं थी। वो जमाना है, वो दौर है, वो शर्मान, वो लिहाज, वो शर्माना बाकी था। आजकल तो शायद ऐसा ना हो, बहुत सारे घरों में नहीं देखने को मिलता है, बहुत जमाना बदल गया है। और नीला बताए थे पापा जी को उस दिन मैं देखने ही की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब देखिए इस शर्मिंदगी से किस तरह से अश्क साहब ने अपने बेटे को बाहर निकाला। उन्होंने कहा, सुना है तुमने प्यारी प्यारी कुछ कविताएं भी लिखी हुई हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमें आप वो भी दिखाने की जहमत उठाएं, मैं देखना चाहूंगा। अब आप बड़े हो गए हैं और सिगरेट का डिब्बा दिखाकर कह रहे हैं एक बड़ी कारस्तानी ये आपकी और एक वो खुशगवार मौसम बनाने वाली, मैं देखना चाहूंगा। तब जाके इनकी आंखें उठी हैं, उन्होंने कहा दिखाऊंगा, और वो कह के वहां से चले गए। तो नीलाद जी कहते हैं कि मैं उसी दिन मैंने कहा था कि मेरे नाम के आगे पीछे मैं अश्क लगाऊं ना लगाऊं, लेकिन मैं कवि जरूर लगाऊंगा और मैं कविता जरूर आगे बढ़ाऊंगा। तो ये एक ऐसी घरेलू बात है जो प्रायः किताबों में, संस्मरणों में या बहुत सारी जगह नहीं देखने को मिलती है। ये घर की अंदरूनी चार दीवारी के अंदर बहुत प्यारी सी जो साइकोलॉजी पिताजी की काम कर रही थी और जो बेटे को बेतकल्लुफ उन्होंने उस दिन बनाया था, ये बात मुझे आज शेयर करने का मन हुआ। तो पीयूष जी, ये मैंने दर्शकों से साझा की है, अब आप आगे बढ़ाएं, फिर मुझे कोई किस्सा याद होगा मैं फिर सुनाऊंगी। जी जरूर मैम, सुंदर स्मृति को हम सुन पा रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि सुधीर जी भी कुछ स्मृतियों को साझा करें ताकि पाठक और श्रोता उनसे रूबरू हो सके। शुक्रिया पीयूष जी। और मैं सबसे पहले आज अश्क जी की पुण्यतिथि के इस मौके पर, नासिरा जी यहाँ मौजूद हैं, मेरा सौभाग्य है कि उनके सामने कुछ बात करने का अवसर है हमारे लिए। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग बीए के विद्यार्थी के रूप में जब इलाहाबाद गए थे तो वो 1985-86 के वर्ष था। और दीदी उस समय इलाहाबाद आप जानती हैं कि कितना गुलजार था। आप एक तरफ से चलिए तो एक नंबर बेनीबाग भैरव जी का घर, आगे बढ़िए तो 100 लूकरगंज शेखर जी का घर, शेखर जोशी जी का। और फिर जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि एक ह्यूज बंगला, एक बड़ा बहुत ही खूबसूरत बंगला जिसके भीतर इतने खूबसूरत फूल भी होते थे, 5 नंबर खुसरो बाग। जीटी रोड पार करें तो 3C कैसल्स रोड, दूधनाथ जी का घर। अंदर ही अंदर आवे तो 2D मिंटो रोड, मार्कंडे जी का घर, बगल में ओंकार शरद का घर। और इस तरह से कुछ इलाहाबाद गुलजार था। नरेश मेहता उस समय थे। फिर विश्वविद्यालय की जो जेंट्री थी, जो हमारे विश्वविद्यालय के गुरुजन थे, रघुवंश जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, जगदीश गुप्त जी, ये सारे लोगों से इलाहाबाद गुलजार था। और उस पूरे एक जिसे कहा जाए कि गुलदस्ते में एक अलग सी शख्सियत थी उपेंद्र नाथ अश्क। उनके पास जाने का जल्दी नए लोगों का साहस नहीं होता था, क्योंकि वो एक इतनी बड़ी शख्सियत के रूप में उनका एक आभा मंडल था। एक ऐसा लेखक कि जिसकी
कहानियों पर प्रेमचंद ने हस्तक्षेप किया था, प्रेमचंद ने जिक्र किया, और कहा तो ये भी जाता है कि उनको हिंदी में लिखने के लिए प्रेमचंद ने प्रेरित किया था। उनकी जो उर्दू में किताब आई थी औरत की फितरत, तो वो उसका हिंदी में हमें नहीं दिखा कि हिंदी में कोई अनुवाद, कोई वर्जन हो। भूमिका जी बेहतर जानती होंगी कि वो हिंदी में उपलब्ध है कि नहीं। और वो एक 23 साल के युवक की कहानियां थी, औरत की फितरत, और उसको प्रेमचंद जी ने छापा था, और फिर वो हिंदी में आए, और हिंदी में पंजाब से और इलाहाबाद तक का उनका जो पूरा सफर है, वो एक खास तरह के विशिष्टता बोध से लैस, और इलाहाबाद की दुनिया में उपेंद्र नाथ अश्क बहुत सारी किंवदंतियों के साथ, एक बड़े लेख की सरोकार के साथ इतने आकर्षक लगते थे कि कोई भी नया लिखने पढ़ने का जो प्रेमी व्यक्ति, कोई शौकीन व्यक्ति, साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाला व्यक्ति, वो घूमते फिरते 5 नंबर खुसरो बाग पहुंचता था। ऐसे ही कभी हम लोग भी पहुंचे। तो ये एक जो ये सूचना होती थी कि वो लेखक हैं जिनको प्रेमचंद ने छापा, और जो एक इतनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन वहां वो इतनी छोटी छोटी बातें करते थे कि तुरंत जो उनका एक जिसे कहा जाए कि आभा मंडल है, वो अपने करीब ले आता था। और ऐसे कभी हम लोग उनसे मिलते जुलते रहे। मेरी ज्यादा मुलाकातें दूधनाथ जी के घर पर हुई। मुझे याद है कि अक्सर सुबह सुबह वो किसी को साथ लेकर दूधनाथ जी के घर आते थे, और कोई तगादा लेकर कि तुमको मैंने ये लिखने के लिए कहा था और तुमने नहीं किया, मैं बैठा हूं, तुम आज लिखोगे और तुमसे मैं लेके जाऊंगा। तो वो तुरंत चाय पानी और बातों में उनको बहला के, फंसा के, और किसी तरह उनको वापस कर देते थे, और इस वायदे के साथ कि मैं आज ही करके आपको, और मैं घर आता हूं, या मैं नीलाभ को दे दूंगा। ये कहते हुए नीलाभ जी से और दूधनाथ जी का बड़ा याराना था। उम्र में थोड़ा फासला था, लेकिन दोनों एकदम बिल्कुल क्लासमेट की तरह अबे तबे वाले संबंध दोनों लोगों के होते थे। तो मेरा देखना उनका, और दूसरा दूधनाथ जी की पत्नी निर्मला जी से ये तगादा भी कि तुमने कितने दिन से मुझे रेडियो में नहीं बुलाया, अब तुम किसको बुलाती हो वहां। तो कहा नहीं, मैं आज ही आपका कांटेक्ट भेजती हूँ, और मैं आपको कांटेक्ट भेजती हूँ, और आप जल्दी मेरा कांटेक्ट लौटाइएगा नहीं। कई बार तो आप लौटा देते हैं, आते नहीं हैं। तो इस तरह की नोकझोंक, इस तरह के संबंधों में हम लोगों ने अश्क जी को इलाहाबाद में देखा, और उस इलाहाबाद को देखा कि जो इलाहाबाद अब कहीं सपने की बात हो गई। अब वो कॉफी हाउस से लेकर और नीलाभ प्रकाशन गृह तक जिस कदर सुनसान है, और यहाँ से लेके पूरा रानी मंडी से तो कालिया जी पहले ही गोविंदपुर आ गए थे, अमरकांत जी भी चले गए। तो इन सब की अनुपस्थित के बीच में उस इलाहाबाद को अब याद करना कि जिसको हम लोगों ने जिया है, तो उसके मुझे कहने में कोई अति नहीं है कि उसमें एक बड़े आकर्षक व्यक्ति थे उपेंद्र नाथ अश्क। और हमारा सौभाग्य है कि हमने उन्हें देखा, उनसे बात किया, उनसे बहुत सारी चीजें जानी समझी। आज वो बहुत सारा अवसर नहीं है तमाम छोटी छोटी बातें करने का। जब उन्हें पता चला कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बांदा है, तो वो केदार जी के बारे में इतनी छोटी छोटी बातें पूछते थे। केदार जी कब उठते हैं, उनके घर के बाहर एक नीम का पेड़ है, वहां बैठते हैं कि नहीं, कचहरी जाते हैं कि नहीं केदार जी। मुझे लगता था केदार जी और हमारे घर के बीच में केवल एक दीवार थी। अब तो उस घर में, केदार जी के घर में कुछ नहीं बचा। उनके परिवार के लोगों ने, उनके बच्चों ने उनके ना रहने के बाद सब कुछ बेच दिया। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हम केदार जी को देखते हुए बड़े हुए। तो जब अश्क जी पूछते थे कि कितने बजे उठते हैं, पीछे एक आंगन है बहुत बड़ा केदार जी के घर पे, वहां बैठते हैं।
तो हमें लगता था कि अपने बाबूजी जो इतने खास आदमी हैं कि कितना बड़ा राइटर, उनके बारे में इतनी छोटी छोटी उत्सुकता और जिज्ञासा रखता है। और उससे वो बांदा के रिश्ते से हमें काफी अहमियत देते थे और बैठाते थे। कई बार मुझे कई किताबें दी उन्होंने, पहले तो लौटाने के लिए कहा, बाद में चलते समय कहा ठीक है इसको मत लौटाना। तो इस तरह हम लोग उपकृत होते रहे और एक तरह के साहित्य के संस्कार जो तमाम हम लोगों ने लिए, उनमें एक बड़ा हिस्सा अश्क जी का था। और आज इस अवसर पर उनको याद करते हुए, उनकी स्मृति को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हम उस विरासत को भी अपने साथ जोड़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं, जो हमारे बड़े लेखक, बड़े रचनाकार, हमारे पुरखे को छोड़ के गए हैं। और ये कहते हुए मैं अश्क जी को नमन करता हूँ और आदरणीय नासिरा जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ जो इस कार्यक्रम में मौजूद है, और भूमिका जी को भी, विशेष रूप से पीयूष जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद। सिंह साहब, मैं पूछना चाह रही हूँ, आपने कुछ ऐसा लिखा जिस तरह का नक्शा आपने इतना खूबसूरत खींचा है, एक के बाद एक सबका घर, ये कुछ राइटर्स ने तो लिखा है, बयान किया है, लेकिन मैं आपका भी पढ़ना चाहती हूँ। आपने कुछ ऐसा लिखा है? मैडम, आप यूं कहें कि हम लोग बस पढ़ के गुजरते रहे, और जीरो रोड से लेकर, जो बहुत मशहूर किताब है, और सारी किताबें पढ़ते हुए एक पाठक के इर्द गिर्द ही हमारा साहित्य सरोकार है। और कुछ छुटपुट लेख, समीक्षाएं, कुछ इंटरव्यू और ऐसी कुछ चीजें हैं मेरे पास। कोई व्यवस्थित पुस्तकीय साहित्यिक जैसे काया धरोहर या कोई किताब मेरे पास नहीं है, और वैसा कुछ मैं प्लान भी नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ लिखना है मुझे। लेकिन मेरी कोशिश है कि हमारे जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनको अधिक से अधिक पढ़ सकें। अभी तो पढ़ने का ही संकट है। मैं इसलिए कह रही थी कि मैंने इतनी खूबसूरती को जिया नहीं है, जो जिसे कहते हैं इलाहाबाद का जब लिटरेचर उरूज पे था और राइटर इस तरह रह रहा, थोड़ा बहुत जिया, लेकिन वो शादी के बाद का हिस्सा है। लेकिन उस तरह से सबको एक साथ जीना इत्तेफाक नहीं रहा। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस चीज को। तो मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, पीयूष अगर इजाजत दें, भूमिका से। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप सवाल पूछें आराम से मैम, बिल्कुल। देखिए, भूमिका जो है वो जुड़ी हुई है अश्क फैमिली से, और मैं जानना चाहूंगी कि भूमिका एज अ लेखिका, उनको जो ये विरासत मिली है उसको वो कैसे देखती हैं? अश्क जी को उन्होंने देखा नहीं, और उनके बारे में इतना कुछ जानना, उनकी चीजों को संभालना, फिर नीलाब के साथ भी उनका बहुत कम टाइम रहा, इतना टाइम नहीं रहा कि दोनों एक साथ मिलके अश्क जी के लिए कुछ कर पाते। तो नीलाब ने एक मरतबा मेरी बेटी से पूछा था कि ये बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है एक बड़े बाप की, बड़ी माँ की, मशहूर माँ की बेटी बनने में। तो आज मैं वही सवाल मेरे दिमाग में अचानक भूमिका को लेके आ गया है। इस फैमिली से जुड़ने के बाद वो थोड़ा सा अपने अनुभव को, अनुभूति को थोड़ा सा साझा करें, अगर मुनासिब समझती हैं। नहीं नहीं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आपका हुक्म है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी कोई भी बात का मैं जवाब अगर दूं। मैम, ऐसा है कि किस तरीके से इस विरासत को देखते हैं। सबसे पहले पहल तो बहुत फख्र होता है, बहुत फख्र की बात है। पिताजी
जैसी शख्सियत से जुड़े हैं। ये कहानी अगर सबसे पहले मैं शुरुआत करूं, नीलाभ जी ने अपने आप को कभी अश्क जी के बेटे के तौर पर रिप्रेजेंट किया नहीं। उन्होंने मुझे भी ये नहीं बताया था मैं फलाने का बेटा हूँ, कभी नहीं बताया था उन्होंने। इनफैक्ट ये मुझे पहली बार मालूम हुआ है उस दिन जिस दिन हमारी शादी कोर्ट में रजिस्टर हो रही थी। पहले हमने शादी की थी आर्य समाजी तरीके से, सारे विधि विधान, सारे रवायतों, सारी रस्मों वाली, सप्तपदी और सिंदूर दान और पाणी ग्रहण संस्कार जितना बताया जाता है पहले इस तरीके से हुई थी। तब भी नहीं जान रही थी। उसके बाद जब ये कोर्ट में नहीं, तब भी हाँ एक हल्का सा आया था, क्योंकि आर्य समाजी में भी सर्टिफिकेट बनता है वहां पर। तो जब उसने कागज लिया और उसने सबका नाम पूछा, आधार कार्ड लेकर नाम वो लिख रहा था कि आज इनका शादी होनी है, तो वो रजिस्टर में एंट्री कर रहा था। उसने नीलाभ से कहा, आपके जो पिता है ये नाम बड़ा खास है, आपको पता है? आप मैम आपको हंसी आ जाएगी सुन के। उस रजिस्ट्रार ने कहा, अरे इस नाम के एक बड़े राइटर हुए हैं, आपको पता है? और मैं इतनी जोर से हंसती उस समय, हालांकि मैं दुल्हन के वेश में गई थी, मुझे बहुत चुप रहना था और मुझे बहुत आंखें झुका के रहना था, लेकिन इस बात से कि बेटे को ये बताया जा रहा है कि हमारे पिता क्या हैं, और मैं इनको देख के हंसी बहुत जोर से। तो मैंने बीच में कहा, अच्छा नीलाभ जी का जो बर्ताव है वो इतना दोस्ताना था कि उसी रोज हम सवेरे मिले थे, लेकिन फोन पर हमने लंबी बातें की थी। हमने फोन पर 1 सप्ताह लंबी बातें की थी, तो एक दूसरे के परिवार को जाना था। इसमें भी अश्क जी नहीं आए थे, कहीं अश्क जी नहीं आए थे। इसमें नीलाभ जी ने अपने निजी हाल बयान किए थे कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मैंने जिंदगी में इतना दुख उठाया है और तुम मुझसे पूछो ना कि मुझ पर क्या क्या गुजरी है। मैंने दुनिया का ऐसा कोई सितम नहीं है जो न झेला हो अपने सीने पर, मैं वो हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत ये सब वो हमेशा बताते थे। और इलाहाबाद की बातें बहुत बताते थे। तब भी वो अपने अब्बा हुजूर का जिक्र नहीं करते थे, पापा जी का जिक्र वो नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने ये कहा, बोले कि आप इलाहाबाद की हैं, आप बोलते थे आप इलाहाबाद की हैं, आप नहीं जानती, आधा इलाहाबाद मुझे जानता है। अभी भी उन्होंने अश्क जी का पत्ता नहीं खोला। और मैंने क्या कहा जवाब में, जो बाकी बचा इलाहाबाद आधा है वो हमारे घर वालों को जानता होगा, ऐसी भी क्या बात है। कहते, अरे ये नहले पे दहला जवाब मुझे आज तक किसी लड़की ने, किसी इंसान ने नहीं दिया। लड़की की तो बात छोड़िए, मुझे तो आपसे मिलना है, बार बार वो ये इसरार कर रहे थे। तो मैं कह रही थी मैं मिल लूंगी जब भी। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा कयामत की तारीख होगी कि सुबह मिलेंगे और शाम को हम लोग मंडप में बैठे होंगे। तो पहला ये, तो जब हम कोर्ट में रजिस्टर्ड शादी करने गए फिर एक इत्तेफाक हुआ, क्योंकि उसी दिन उन्होंने ये किया कि कोर्ट वालों ने कहा कि नीलाभ ने अपने पासपोर्ट जो बनवा रहे थे उसमें, क्योंकि उनकी पहली पत्नी का देहांत हुए कई बरस गुजर चुके थे, सुलक्षणा जी का, तो उसका नाम हटा के वो मेरा नाम वहां पे पासपोर्ट में रखना चाह रहे थे और कह रहे थे कि हमारी आज कोर्ट में भी रजिस्टर्ड हो जाएगा, पासपोर्ट में भी भूमिका आ जाएंगी। मैं कह रही थी इन सब की चीजों की क्या हड़बड़ी है, लेकिन कुछ इंट्यूशन था उनको या जो भी बात थी, उनके दिल और दिमाग में ये बात चल रही थी कि मुझे इसे कागज पर हर जगह रजिस्टर्ड करना है। अब वहां पे जिससे एफिडेविट बनवाने गए, अब उनका आप सुनिए हाल। मेज लगाकर बैठा था बाहर दफ्तर में, अपने पासपोर्ट दफ्तर के बाहर, और कोर्ट का रजिस्ट्रेशन जो है वहां कह कर आए थे कि भाई ये कागज है, लो शादी हो ही चुकी है, सिर्फ हमें कागज पर चाहिए, ये बात है। तो यहाँ तो जो एफिडेविट बना रहा है वो कागज जब इनका फॉर्म फिल कर रहा है, वहां एंट्री करते समय बोल रहा है, उपेंद्र नाथ अश्क बड़े भारी एक राइटर थे, पढ़ा है हमने इनको, बड़ा अच्छा नाम रखा आपके घर वालों ने, आपके पिताजी का नाम बड़ा अच्छा रखा, इससे मिलते जुलते आदमी को हमने पढ़ा है। अब फिर मुझे हंसी आ जाए, मैं फिर इनसे बोलूं कि भैया तुम्हारे पिताजी को सब जानते हैं, क्या बात है?
अश्क जी के बेटे हो, हमें तो पता ही नहीं था, अश्क जी को तो खुद मैंने ही पढ़ा हुआ था। फिर मैंने बताया उस एफिडेविट बनाने वाले आदमी को, मैंने कहा ये उन्हीं के बेटे हैं। अब वो आदमी अपनी टेबल ऐसे खिसका के खड़ा हो गया, बोलता है उनका बेटा, उनकी बहू मेरी मेज के आगे आके खड़े हुए हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने कहा भैया यकीन आए इसीलिए तो तुमसे एफिडेविट बनवाने आए हैं। तो अब इस बात पर भी वो बोला मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं कुछ भी कर दूं मैं पैसे नहीं ले सकता। तो नीलाभ जी ने कहा अरे तुम पैसे ले लो, दिया उन्होंने कहा तुम इस पैसे को समझ लो कि अब्बा ने कहा है कि बिना पैसे के कोई काम कानूनी नहीं करवाना चाहिए। इसमें पिताजी की भी एक बात मैं बताना चाहूंगी। आपने पूछा है सवाल हमसे कि किस निगाह से देखती हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत फक्र से देखती हूँ, लेकिन दूसरे ही क्षण अगले ही पल उस फक्र के साथ मैं ये देखती हूँ कि इन लोगों पर सितम कितना होता है। जो बड़े नाम के लोग होते हैं, मुझे नहीं मालूम आपकी बेटी ने नीलाभ जी को क्या जवाब दिया होगा, लेकिन मैं चूंकि भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते को देख रही हूँ और आप कह रही हैं बहुत कम वक्त गुजरा है तुम्हारा और नीलाभ का साथ साथ। मैं आपको कह सकती हूँ कि हमने 3 साल गुजारे हैं साथ, और ये 3 साल शुरुआत के 2 साल तो 200 साल की खुशियां देकर गए हैं, लेकिन ये जो बाद का 1 साल है, और आज नीलाभ जी को गए हुए हो गए हैं 5 साल कंप्लीट, 6ठा साल चल रहा है ये। इस 6 साल में और उसमें मैंने 1000 साल की तकलीफें देखी हैं। तो ये जो बड़े नाम हैं, ये जो बड़े लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, इनको इतनी तकलीफें उठानी पड़ती है, इतनी तकलीफें उठानी पड़ती है कि वो जो नाम है ना, कई बार ऐसा जी चाहता है कि काश कि हम लोग इस नाम के ना होते। कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि नीलाभ जी को जिस तरह का तन्हा जीवन मिला है बाद में, मतलब आप सोचिए मैम, आप मंच पर आज बात कर रही हैं और आज हम पिताजी को याद कर रहे हैं, तो ये बात कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं जरा भी संकोच नहीं करूंगी कि जो ये वामपंथी लोग बनते हैं कि हम तो वामपंथ हैं, हम तो साहित्य सेवी लोग हैं, मैं इन लोगों से ये सवाल पूछना चाहूंगी, बहैसियत अश्क परिवार से जुड़ी हुई एक छोटी सी मामूली सी शख्सियत, तो ये पूछना चाहूंगी कि जब आप लोगों के साथ के लोगों को दारू पार्टियां नहीं मिल रही होती हैं, जब आप लोगों को एक बड़ा हॉल मुफ्त में मुहैया नहीं हो रहा होता है, जब आपको ये मालूम है कि मेरी माली हालात में कोई मदद, कोई इमदाद हमारे घर से नहीं मिल पाएगी, जब आपको ये मालूम है कि आपकी दावतें, आपकी दारू पार्टी और आपकी रोटियां और बोटियों की पार्टी हमारे घर से नहीं हो पाएगी, भाई बहुत पंडिताइन आ गई है, बड़ी शाकाहारी है, शुद्ध, ये तो मीट और मछली और दारू से बड़ा परहेज करती है, तो आप उस शख्स को ऐसे सड़क पर छोड़ देते हैं जैसे मालूम होता है जैसे कि ये तो कोई था ही नहीं, पहचानते ही नहीं है आप लोग पहचानते ही नहीं है। और आज मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप मेरे सामने बैठी हुई है। मुझे वो दिन याद आ रहा है, वो तारीख पहले तो थी जब नामवर सिंह थे, जून 2017, नीलाभ जी को गए साल भर होने वाला था, मैं नामवर जी के घर में बैठी थी, मैं नामवर जी के पास अक्सर पहुंच जाती थी, ये घर मुझे काटने को दौड़ता था। ये साल भर मैंने किस तरह से नीलाभ जी के जाने के बाद गुजारे हैं मेरा दिल जानता है। तो मैं नामवर जी के पास अक्सर बैठा करती थी और नीलाभ जी की खूब बातें सुनती थी, उनसे खूब बातें सुनती थी। जैसे नीलाभ जी पिताजी की बातें बता के अपना सारा संस्मरण मुझ पर, मेरे जहन में उड़ेल रहे होते थे, वैसे ही नामवर जी पूरा इलाहाबाद सुनाते थे कि सीधी बस से मैं उतरता था और नीलाभ प्रकाशन या कॉफी हाउस जाकर बैठ जाया करता था। बड़े कायदे से, तारतम्य से, सलीके से सुनाया करते थे नामवर जी। तो उसी दौरान मैंने उनसे कहा कि उनकी तो 1 साल होने वाले हैं, तो उन्होंने एक सुझाव दिया, उन्होंने कहा तुम्हें वर्षी में कुछ आयोजन रखना चाहिए, एक स्मृति सभा तुम्हें रखनी चाहिए अगर तुम चाहो। मैंने कहा मैं तो बहुत चाहती हूँ। तो उन्हीं का डिक्टेशन उन्होंने दिया, वो मैंने कार्ड का मजमून तैयार किया, मैंने इनविटेशन कार्ड दिया और मुझे अच्छी तरीके से याद है उन्होंने मुझसे कहा था तुम इन्हें, मैंने कहा आप तो मतलब मुख्य अतिथि अध्यक्ष जो आप कहेंगे वही होंगे, विश्वनाथ त्रिपाठी सर होंगे, और बताइए। उन्होंने कहा किसी एक महिला को भी तुम्हें रखना चाहिए और तुम उसके बगल में बैठ जाना। वो स्टेज सजा रहे थे हमारा
और बड़े प्यार से उन्होंने 2-3 इलाहाबादियों का नाम लिया। तो कई की इलाहाबाद की ये हैं। इवन उस समय तो कृष्णा सोपती जी भी थी। कह रही हैं ये बुजुर्ग बहुत हैं, देखिए देखो आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन तुम ले सकती हो। और आज मुझे बहुत 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 अफसोस हो रहा है कि उस दिन मैंने आपका नाम उस कार्ड में क्यों नहीं डाला। मुझे आपका नाम उस कार्ड में मुख्य अतिथि में डालना चाहिए था। और ये बहुत सारे लोग जो वामपंथ के ठेकेदार बनते हैं, एकदम सही शब्द है कि वो वामपंथ के और वो बुद्धिजीवी दुनिया के बौद्धिक संपदा के ठेकेदार बनते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग नहीं आए। और जिन्हें मैंने बाकायदा कार भी भेजी, वो भी विश्वनाथ त्रिपाठी सर ने तो मुझसे माफी मांग ली थी, फोन करके कई बार कहा कि भूमिका मैं गलत हूँ, उस दिन मुझे क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैं ये बात समझ सकती हूँ, बहुत तेज बारिश हो रही थी, आना थोड़ा सा मुश्किल था। हालांकि मैंने कार भेजी थी लेकिन नहीं आ सके वो। और वो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बात वैसे मैं नहीं कह रही हूँ, मैं और बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग आए भी थे जो बहुत प्यार करते हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं था, जिन्हें पता था शोक सभा में दारू नहीं मिलनी है, वो फिर भी वहां आए थे। जैसे कृष्ण कल्पित जी आए थे, जैसे शैल जी आए थे, जैसे नीलाद्रि के पुराने मित्र आए थे, जैसे गंगा प्रसाद विमल जी आए थे। ऐसे बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने हमारे घर में आकर काफी सुंदर समय गुजारा हुआ है। कल्पित जी ने तो नहीं गुजारा है, लेकिन विमल जी ने गुजारा है, लिख कर दिया है बाकायदा, शैल जी ने गुजारा है, बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन जो नहीं आए थे, तो जो आप मुझे ये सवाल मैम कर रही हैं, मुझे लगता है इसका जवाब जिस भी लहजे में पहुंचा होगा, लेकिन मैंने बात कह दी होगी अपनी कि बहुत तलखियां भी हैं इस बड़े नाम के पीछे। कांटों के पूरे दरख्त हैं, कांटों के रास्ते हैं, जिनके साए में हम रहते हैं, ये है। और जो नीलाभ जी ने जो मौत चुनी है, जिंदगी तो उनकी थी मेरे साथ, मैं कहती हूँ, लेकिन जो मौत उनको मिली है, मैम एक आपको एक बात बताती हूँ, आपको मैं बताऊं मैम, नीलाभ 23 जुलाई 2016 को सुबह 5 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको मैं बता रही हूँ, लास्ट वीक ऑफ जून की। एक पत्रकार जी हैं, उनका नाम संवन वर्मा है। यहाँ पर उनके ही इसरार पर नीलाभ बहुत बीमार थे, फिर भी गए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, मुझे लेकर गए थे, क्योंकि पकड़ कर ही उन्हें ले जाया जा रहा था। और इस हाल में वो एक ज्ञानपीठ के फंक्शन में भी गए थे, जबकि नामवर जी बहुत रो दिए थे, आंखों से उनके आंसू टपक रहा था कि तुम मेरे सामने लड़के जैसे थे और आज तुमने अपनी क्या गत बना ली है कि तुम चल नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, अगर मुझे कोई सहारा दे रहा है तो समझ में आ रहा है, और तुमको सहारा देने के लिए ये लड़की है, इसका कंधा पकड़ के तुम चल रहे हो एक एक कदम। उस हाल में अगले हफ्ते नीलाभ जी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया गए थे कि भाई उसने इतना कहा है। और नीलाभ जी, मैम आप सुनिए, नीलाभ जी ने यूं ऐसे हाथ पकड़ के एक पत्रकार से कहा, ऐसे हाथ पकड़ा, वो ये क्योंकि उनका रंग काफी गहरा है, तो ये काले रंग की कलाई और ये नीलाभ जी मेरे बगल बैठे थे, ये गोरे रंग की कलाई, ये आंखों के सामने आज भी बिल्कुल वैसी है। नीलाभ जी ने कहा, बहुत हालत खराब है मेरी, बहुत बीमार हूँ, वर्मा तुम घर आ जाओ, ये लड़की मुझे संभाल रही है, किस कदर संभाल रही है मैं ही जानता हूँ, तुम एक बार मेरे पास आ जाओ। सुन रहे हो, ऐसे ऐसे करके सुन रहे हो। उसने हाथ धीरे से ऐसे छुड़ाया, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मुझे ना आज ही शाम को लखनऊ जाना है, मैं आज, आनंद स्वरूप वर्मा नाम है शायद, आज ही मुझे शाम को लखनऊ जाना है, मैं आते ही फोन करता हूँ, सीधे घर आता हूँ नीलाभ जी, आप परेशान ना होइए। और वो ऐसे ऐसे करके हाथ छुड़ा के यूं चला गया। आप यकीन मानिए, 1 साल बीत गए, बरसी में भी वो आदमी लखनऊ से नहीं लौटा है। आज नीलाभ को गए 6 साल हो गए हैं, उसका कभी कोई फोन नहीं आया है। और नीलाभ जी के वो गुजरने का इंतजार ऑब्वियसली कर रहा था, और गुजर के वो चले गए, कोई मतलब नहीं। और नीलाभ ने इसके लिए कितना कुछ किया था, इस सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। हालांकि आज हम पिताजी को याद करने बैठे हैं, लेकिन आपने मुझे दिल में कुछ एक कांटा चुभो दिया है, तो याद आ गई बातें। नहीं, तो मैंने एक दूसरे मतलब से भी पूछा था। जब मेरे वालिद गुजरे थे तो बहुत हम लोग छोटे थे, उनकी चीजों को हम संभाल नहीं पाए, और जब होश आया इट वाज टू लेट, तो वो नहीं हो पाया। बाद में हंसी आई
कि मेरी हैसियत क्या है कि मैं अपने बाप को मतलब दोबारा जिंदा करने की जो उन्होंने किया वो अपने टाइम के साथ गया। और रहा मेरी बेटी का सवाल, वो मेरे लिए क्या करेगी जबकि उसकी फील्ड ही अलग है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे किसी तरह के नाम की। लेकिन ये है कि अश्क जी की जो किताबें हैं उनको तो संभाल ही रही होगी तुम, और नीलाद की भी है, तो उस मायने में मैं पूछ रही थी, काफी जिम्मेदारी आ जाती है एक राइटर पे, सर दो हाँ, और लोगों का काम देखना फिर अपना देखना। बहुत बहुत तो बहुत ये है, बहुत आप बहुत कामयाब जिम्मेदारियां। मुझे लगता है नीलाद जी जिस वक्त से बीमार हुए थे, जिस वक्त से दुनिया ने उन्हें मरने के लिए अकेले छोड़ दिया था, क्योंकि नीलाद ने उस दौरान बहुत सारे फोन किए, और मैं आपको कह सकती हूँ कि उसमें से कोई भी नहीं था जिसने आके, अरे पड़ोसी भी कब तक करेंगे, जब नीलाद जी को सीढ़ी चढ़नी होती थी उन्हें सहारा चाहिए होता था, बहुत सारे पड़ोसी धीरे से दरवाजा बंद कर लेते थे। भाई रोज रोज कोई नहीं करेगा, एक दिन किसी ने मदद की, 2 दिन किसी ने सीढ़ी चढ़ा दी एक बुजुर्ग आदमी को, कोई कितने दिन चढ़ाएगा। एक एक करके दरवाजे बंद मेरे सामने हुए हैं आंखों के। और जो किताबों की बात है, हाँ मैं उसी समय से नीलाद मुझे ये ट्रेनिंग दे रहे थे कि भूमिका तुम्हें अब सब अकेले ही करना है, तुमको डिक्टेशन में दे रहा हूँ, तुम्हें देखना है। लेकिन हाँ ये है कि जैसे उस दौरान नीलाद के तथाकथित मित्रों ने, क्योंकि वो मित्र तो नहीं है, सो कॉल्ड मित्रों ने ये कहा कि अश्क टाइटल हटा दो, तुम अपने नाम से चमको। जबकि जो हमारे यहाँ के नौकर लोग थे, जो हमारे यहाँ काम करने, जो हमारे यहाँ प्रूफ मांगने आते थे, जो हमारे यहाँ रहकर अपनी अपनी जिंदगियां बना रहे थे, वो लोग अश्क जी को नाम को लेकर अपने अपनी साहित्य की दुनिया में बहुत आगे बढ़े हैं। तो नीलाद अपना नाम के आगे अश्क क्यों नहीं लगाएंगे, लगाना चाहिए उन्हें। तो ये मैंने उनसे कहा था। तो किसी का नाम लेके कोई बढ़ता नहीं है साहित्य की दुनिया में, खासकर किसी भी दुनिया में। अगर नाम मैम चल रहा होता तो अभिषेक बच्चन आज सुपरस्टार होता। अभिषेक बच्चन की जिन्होंने फिल्म देखी वही उसको अभिनेता जानता होगा, बाकी तो कोई नहीं मानता है। जबकि उनकी माता जी से भी जीन्स उनको खूब बढ़िया एक्टिंग के मिले हैं, उनको बहुत अच्छी विरासत बच्चन जी की मिली है, वो एक कवि भी नहीं है। तो जो खुद की लिखावट, खुद की लेखनी ही किसी को बनाती है, किसी के नाम से कोई चल नहीं सकता, बल्कि जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, जैसा कि आप बार बार कह रही हैं। तो दोनों की जिम्मेदारियां हैं, मैं उसे कोशिश करती हूँ, लेकिन अपना लिखना ना रुके, ये ध्यान रखती हूँ कि मेरा ना रुके। अगर जैसा कि अभी कल परसों आपने कहा था कि इतनी कम उम्र में 8 उपन्यास किसी लड़की ने लिखा है तो तुम अकेली हो, कल परसों आपसे बात हुई, आपने कहा था। तो ये है कि अपना लिखना बाधित ना हो। और नीलाद जी लोगों की किताबें हैं, उसको सहेजने की कोशिश मैं बिल्कुल कर रही हूँ, लेकिन किसी से भी कोई सपोर्ट मिलेगा ये नहीं है, ये देखती हूँ। और ये वही मानकर चलती हूँ कि एक दिन बुजुर्ग होकर मर रहे होंगे, किसी के लिए भी कितना भी करके जा रहे होंगे, आज से 50 साल बाद या जब भी मर रहे होंगे, nobody shall come to see to look after me, even this time anybody is not coming, then why at that time। वो तो फिर बुजुर्ग है तो वो लोग तो चाहते होंगे जल्द से जल्द जाए। तो आज पिताजी को हम लोग 2.5 दशक के जाने के बाद भी याद करने के लिए बैठे हैं, तो उनकी लेखनी है, उनके अब्बा का नाम नहीं है, उनके संघर्षों की गाथा है, उनकी लेखनी में खून और आंसू है। और मैं लिखती हूँ अपना, मैं हमेशा कहती हूँ कि खून और आंसुओं से लिखते हैं, अब रह जाए, याद रह जाए तो रह जाए भाई। तो पीयूष कहाँ गए? आ गए। जी जरूर मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने स्मृतियों को साझा किया। मैं चाहूंगा कि कुछ सुधीर जी कुछ और स्मृतियों को बताएं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं कुछ और जाने उनके बारे में, नीलाद जी के बारे में, कुछ रोचक घटनाएं जो आपके साथ में बीती हो, उनके साथ में समय, उसको भी साझा करें। अगर कुछ याद हो सुधीर तो बताए, नहीं तो फिर हम ही बताएंगे। जी सर। मेरे पास कुछ और कहने के लिए नहीं है इस मौके पर, और मुझे लग रहा है कि उनके लेखन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर एक अलग सेशन जरूर होना चाहिए। और ये कितना बड़ा राइटर था कि जो मुहावरे की तरह दे गया। जैसे हम लोग अपने विश्वविद्यालय के जीवन में
किसी दोस्त को दुश्मन ही बोलते थे। जो एक किताब अश्क जी की थी, मंटो मेरा दुश्मन, तो जो सबसे घनिष्ठ दोस्त होता था उसको हम लोग दुश्मन ही बोलते थे। तो इस तरह के एक मुहावरे एक किताब किसी रचनाकार के दे जाती है। आप किसी को भी इलाहाबाद में उस दौर पे देखिए तो वो बहुत घनिष्ठ दोस्त को दुश्मन ही बोलेगा कि मेरा दुश्मन। तो सामने अश्क जी की तस्वीर आती थी और बहुत सारी बातें संस्मरणात्मक अश्क जी के बारे में हैं। और वो जिसे कहा जाए कि एक लेखक के संघर्ष का भी वो प्रतिनिधित्व करते थे। आपको भूमिका जी शायद पता हो या नहीं, एक बार अश्क जी ने एक किराने की दुकान रखी थी। जब मालूम स्थितियां, कुछ आर्थिक स्थितियां जो थी वो ठीक नहीं थी या जैसे भी थी, तो ये एक बड़ी खबर बनी थी उस समय कि एक इतना बड़ा राइटर एक किराने की दुकान खोलने पर मजबूर है। और वीपी सिंह का इलाहाबाद था उस समय, वीपी सिंह थे, तो वीपी सिंह ने उसमें हस्तक्षेप किया था। और उनके एक सहायक थे, आईएएस अफसर, उनको भेजा था। उन्होंने अश्क जी से बातचीत की थी और उसके बाद कुछ समय बाद वो दुकान उन्होंने हटा दी थी। लेकिन वो एक प्रतीकात्मक ही दुकान थी। एक लेखक जो लेखन के आधार, लेखन पर ही जीवित है। इलाहाबाद एक ऐसा शहर है, रहा है कि जहां कोई जीविका नहीं है, लेखन एक जीविका है। वो ताकत इलाहाबाद में संभव थी। जैसे मार्कंडेय जी ने जीवन भर कोई नौकरी नहीं की। मार्कंडेय जी लेखक थे और लेखन पर जिंदा थे। अश्क जी लेखक थे, लेखन पर जिंदा थे। कोई खेती बाड़ी नौकरी नहीं थी उनके पास। और बहुत सारे लोग जिनके पास नौकरियां थीं, वो नौकरियां छोड़ के उन्होंने लेखन को जिंदा रखा। शेखर जोशी जैसे, जो सेना के जो अभियांत्रिकी विभाग है उसमें मेरे ख्याल से 12 साल पहले उन्होंने वीआरएस लिया लेखन के लिए। तो वो ऐसा शहर इलाहाबाद ही हो सकता है। और इलाहाबाद के लोग और उस समय का साहित्यिक समाज उन्हें स्वीकार करता था, उनको प्यार करता था। तो ऐसे कुछ जो लोग थे उनमें अश्क जी थे। और यही सब बातें अश्क जी के संबंध में हैं और इलाहाबाद के। और मैं फिर से कहूंगा कि उनकी किताबें, खासतौर पर जो गिरती दीवारें, जो एक विश्व साहित्य के स्तर की किताब है, पूरा एक सीरीज है, जो उस पर एक अलग से सेशन हो सकता है, उस पर बातचीत हो सकती है। वो हमारी एक बड़ी धरोहर है। ये मैं जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा। और मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ पीयूष जी का और भूमिका। बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी से मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, जरूर मैम, अगर आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। ये जो है ना, ये जो इन्होंने बताया किराने की दुकान, बिल्कुल इन्होंने एक बात ये बहुत 100% की बात कही है कि इलाहाबाद शहर ऐसा शहर है जहाँ आपकी आजीविका, आपका लेखन हो सकता है और दुनिया का कोई शहर नहीं है। वो इटली भी नहीं है, वो बहुत ऐतिहासिक रूप से समृद्ध, अगर इधर कोई भी देश नहीं है, इलाहाबाद ही है वो जगह। और जो किराने की दुकान की सत्यता है, जो मुझे नीलाभ जी ने बताया, मैं उस पर कहूंगी, हाँ ये है, वो एक प्रतीकात्मक दुकान थी। और अगर आपको उसका नाम याद है तो मैं उसे बताऊं, उस दुकान का नाम था बासंती जनरल स्टोर, ये नाम था। और बासंती उनकी माता जी का नाम था, बासंती मिश्रा। नीलाभ जी ने मुझे बताया कि मेरा घर, पंडितों का घर जरूर है, हालांकि यहाँ कोई धर्म मायने नहीं रखता, लेकिन मेरी दादी बासंती मिश्रा थी, उसके बाद कोई अगर पंडिताइन आई है तो वो तुम आई हो। तो फिर उन्होंने ये किस्सा मुझे बताया, किराने की दुकान वाला। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक दिन कौशल्या जी से ये कहा, यानी नीलाभ जी की माता जी से ये कहा कि तुमने अपने बेटे के नाम से तो प्रकाशन खोला है, ठीक है, मैं भी अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहूंगा, तो मैं एक ऐसा है कि दुकान खोल लेता हूँ। अब इस खबर को जिस भी तरीके से जिसने प्रेजेंट किया हो, बड़ी खबर बनी थी, वीपी सिंह का आया था, देखने के लिए आए थे, ये ठीक बात है, ये बाकी सभी बातें सही हैं, लेकिन यहाँ ये प्रतीकात्मक चीज थी। और ये इलाहाबाद की उस साहित्यिक जमीन का भी उदाहरण देता है कि अगर हम प्रतिरोध किस तरह से दर्ज करते हैं, जैसे लोग जेएनयू में या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग हैं आप लोग, उसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग का प्रतिरोध तरीका होता है
वो बड़ा किस्म का होता है। और फिर नीलाभ जी ने मुझे ये बताया कि कुछ जो अच्छे थे वो गले से और ये जो नोट ग्रुप पढ़ने ऐसा लग रहा है कि तकनीकी दिक्कत भूमिका जी को आई है, इसलिए उनका कनेक्शन जो है टूट गया है। पीयूष, अब काफी बातचीत हो गई है, समापन हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। हम 1 मिनट थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, मैम का एक बार जुड़ जाए, फिर हम इसको समापन की ओर ले चलते हैं। अगर मैम और भी कुछ आप कहना चाहें तो आप कह सकती हैं, कोई कुछ भी, अगर उनसे जुड़ी हुई कुछ स्मृति हो तो। मुझे लगता है किताबें सामने होती, कुछ पढ़ना होता, कुछ और बातें होती तो जी, इसको कंटिन्यू रखा जाता, लेकिन हो गई बातें। जैसा जी, कि आपने कहा है सिंह साहब ने, अगला कार्यक्रम उस तरह से रखिए तो इंटरेस्ट बना रहेगा। जी। तो इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि किसी तकनीकी कारण से भूमिका जी जुड़ नहीं पा रही हैं। तो हम इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप तमाम श्रोताओं का, पाठकों का और साहित्य के सुधी पाठक जो उपेंद्रनाथ अश्क की स्मृति में आज हमारे बीच उपलब्ध हैं, और ख़ास करके आज नासिरा शर्मा जी का और सुधीर जी का, भूमिका द्विवेदी अश्क जी का, हम पूरी रचयिता की टीम की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग इस स्मृति व्याख्यान में जुड़े और हिंदी और उर्दू के वरिष्ठ साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क जी की स्मृति को साझा किए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।